जिस संसद में भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए कानून बनना चाहिए था, जिस संस्कृत में भारत की परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा के प्रचार प्रसार करने के लिए कानून बनना चाहिए था, वहां किस तरीके से भारत को बर्बाद करने के लिए कानून बनाया गया एक के बाद एक। इसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां के सरकारों ने प्लान्ड वे में भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए एक के बाद एक कानून बनाए। यह भगवान का आशीर्वाद है कि 2014 में एक सरकार आई जो धीरे 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 चीजों को बदल रही है। नहीं तो एक के बाद एक भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए नेहरू ने 1954 में कानून बनाया, और कानून बना के जो जिन बीमारियों का इलाज चरक संहिता में लिखा है, सुश्रुत संहिता में लिखा है, माधवकर संहिता में लिखा है, सारंगधर संहिता में लिखा है, भाव प्रकाश संहिता में लिखा है, उन बीमारियों के इलाज को पब्लिसाइज करने पे अपराध बना दिया। इसका मतलब जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, जो चरक संहिता पढ़ते हैं, भाव प्रकाश संहिता पढ़ते हैं, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र पढ़ते हैं, अगर वो पब्लिकली कहें कि हां हम इसका गारंटी के साथ इलाज करते हैं, तो उनको लीगल नोटिस चली जाएगी 1954 के कानून के कारण। पूरी लड़ाई वंदे मातरम पे हुई। 1971 में इंदिरा जी ने कानून बना के वंदे मातरम को सेकंड क्लास तक कर दिया। उस कानून को मैंने चैलेंज किया हुआ है। 1986 में हम सब, हमारे परिवार के लोगों ने एक स्पष्ट जनादेश दिया, 404 सीट दिया। अगले साल 1985 में राजीव गांधी ने कानून बना के सारे घुसपैठियों को बसाने का इंतजाम कर दिया। सिटीजनशिप एक्ट में सेक्शन 6 से जोड़ दिया। पूरे भारत के लिए सिटीजनशिप की कट ऑफ डेट 1947 है। असम के लिए उन्होंने कट ऑफ डेट 71 कर दिया। उसको हम लोगों ने चैलेंज किया है। अभी 7 नवंबर से उसकी 5 जजों की बेंच सुनवाई शुरू करेगी। आप जरा सोचिए, घुसपैठियों को निकालने की बजाय घुसपैठियों को बसाने के लिए कानून बनाया गया। योग प्राणायाम नेचुरोपैथी को बढ़ाने की बजाय योग प्राणायाम नेचुरोपैथी को खत्म करने के लिए कानून बनाया गया। पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ था। वंदे मातरम का प्रचार प्रसार करने की बजाय वंदे मातरम को किनारे लगाने के लिए 1971 में कानून बनाया गया। ये मैं उन कानूनों की बात कर रहा हूं जिसको मैंने चैलेंज किया, जिसकी मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं दूसरी बात नहीं करता। जो कुछ मैं बोलता हूं पहले कोर्ट में चैलेंज करता हूं, फिर बोलता हूं। यहां पे मुगलों ने हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा। सरकार की ड्यूटी थी उन मठ मंदिरों को रिस्टोर करती, काशी को रिस्टोर करती, मथुरा को रिस्टोर करती, ज्ञानवापी को रिस्टोर करती, अटाला को रिस्टोर करती, धार में गौशाला को रिस्टोर करती, भद्रकाली को रिस्टोर करती। रिस्टोर करने की बजाय 1991 में नरसिम्हा राव ने एक कानून बना दिया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और जो कानून कहता है अब आप मठ मंदिरों के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते। वो हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, मामला कोर्ट में चल रहा है। अगले साल 1992 में नरसिम्हा राव ने फिर दूसरा कानून बनाया। हिंदुओं को बांटने के लिए एक माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, और जहां बाकी कानून में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख हिंदू कहलाते हैं, 1992 में जैन, बौद्ध, सिख को माइनॉरिटी बना दिया, जबकि सनातन के पार्ट है। यानी हिंदू मेजॉरिटी हो गया, जैन, बौद्ध, सिख माइनॉरिटी हो गए। जबकि सबकी संस्कृति एक है, सबका कल्चर एक जैसा है। उससे भी पेट नहीं भरा। अगले साल 1995 में फिर एक कानून बनाया, वक्फ एक्ट। इतना खतरनाक कानून है जिंदल साहब, अभी वो कह दे ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उस नोटिस को आप गुरुगांव की कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। और चलो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी वाले तो ठीक है, समझदार हैं, चले जाएंगे, 200 किलोमीटर दूर है, चले जाएंगे। वो झबुआ से आदिवासी भोपाल कैसे जाएगा जो 700 किलोमीटर पड़ता है? आदिवासी एरिया में इस वक्फ एक्ट के जरिए आदिवासियों का कन्वर्जन कराया जा रहा है। उनको नोटिस भेजी जाती है, ये तुम्हारी जमीन तो वक्फ की है। वो बोलता है जी क्या करूं? बोले काम करो, कन्वर्ट हो जाओ, तुम नोटिस वापस ले लो। इस तरीके से कन्वर्जन कराया जा रहा है। बड़े लोगों को नोटिस भेज के वसूली करते हैं और गरीबों को नोटिस भेज के कन्वर्ट कराते हैं। हमने चैलेंज किया उस कानून को भी। 2010 में
नक्सलियों को, माओवादियों को, देश विरोधियों को, जासूसों को, गद्दारों को फंडिंग कराने के लिए कानून बना दिया कि विदेशों से फंडिंग होती रहे। और सबसे बड़ा पाप तो फिर 2012 में किया। आप लोग गूगल करना, राहुल गांधी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, राइट टू एजुकेशन, आपको एक गोपनीय टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मिलेगी। जब राइट टू एजुकेशन बना, ये सारे स्कूलों पे लागू होता था। पर्सनल लॉ बोर्ड 2012 में मिलता है राहुल गांधी से कि नहीं, हमको मदरसा इसके बाहर चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कानून के दायरे में आ गया तो मदरसों की ऑडिट शुरू हो गई। मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है ये देखना शुरू कर दिया, सिलेबस क्या है वहां का, पढ़ाने वाला कौन है, सब जांच शुरू हो गई। रात को बैठक होती है, विशेष सत्र संसद का बुलाया जाता है। 2012 में मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया गया। एक के बाद एक लगातार कानून। घुसपैठ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। जनसंख्या विस्फोट भी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ये तीन हमारे लिए प्रमुख खतरे हैं। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है वो हमारी सामाजिक समरसता के लिए भी खतरा है। ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। आप ये बताओ, मुगल काल में धर्मांतरण हुआ? जोर से बोलिए जरा। अंग्रेजों के टाइम में हुआ? आज भी हो रहा है। मुगलों का काम भी धर्मांतरण कराना था, अंग्रेजों का काम भी धर्मांतरण कराना था, आज भी धर्मांतरण। क्यों? क्योंकि एक तो हमने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत के अनुसार कानून नहीं बनाए, और जो कानून है भी उसको हमने ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए आज मैं हरियाणा की इस पवित्र भूमि से आप सबसे कहता हूं, जब कभी धर्मांतरण हो, कोई घटना आए, आप लोग गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर से मिलिए, बोलिए धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और राष्ट्र की सुरक्षा के जो खतरे होते हैं उससे निपटने के लिए कानून है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लगाइए इसके ऊपर। 1 साल तक इसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए, लगवाइए उसको। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास कानून है, गैंगस्टर एक्ट, लगवाइए उसको। धर्मांतरण वेजिंग वॉर है, एक अप्रत्यक्ष युद्ध है, इनडायरेक्ट वॉर है। जो धर्मांतरण कराने वाले हैं और उनके मददगार, उनके खिलाफ लगवाइए, वेजिंग वॉर की धारा लगवाइए। जब तक धर्मांतरण कराने वालों की प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी। तो हमारे गुरु ने सिखपंथी नहीं बनाया होता, बनाया किस लिए? धर्मांतरण रोकना। हमारे शीशगंज गुरुद्वारा किस लिए बना? धर्मांतरण रोकने के लिए। हमारे पूर्वजों ने इतना युद्ध किया धर्मांतरण के खिलाफ, और हम इतना नहीं कर पा रहे हैं, ढंग का कानून नहीं बना पा रहे हैं और ढंग का कानून लागू नहीं करवा पा रहे। वही हालत घुसपैठ की है। 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ गए थे, अब तो 5.5 करोड़ हो गए। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। आपके हरियाणा के प्रत्येक जिले की डेमोग्राफी बदल रही है, और डेमोग्राफी बदलने का 3 ही कारण है, घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। लेकिन बैठे बैठे आंख बंद करके न धर्मांतरण रुकेगा, न घुसपैठ रुकेगी, न जनसंख्या विस्फोट रुकेगी। तीनों के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। कानून का राज है, तलवार से आप रोक नहीं सकते। तलवार से, तलवार निकालेंगे धर्मांतरण खिलाफ, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। तलवार निकालेंगे घुसपैठ खिलाफ, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। किसी का आप धमका के अगर जनसंख्या विस्फोट रुकवाएंगे, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। ये तीनों समस्याओं का समाधान कानून बना के ही हो सकता है।